क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के एक और टॉपिक के बारे में, जो कि है भारत, हमारे देश, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और जो कि आपके आरटीजीएससीओ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपके भूगोल का एक पार्ट है जिसके बारे में हम जानेंगे और टॉपिक का नाम है भारत एक परिचय। भारत के नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि भारत के नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ इसके नाम की उत्पत्ति या नामोत्पत्ति कैसे हुई। भारत के नाम की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई, तो भारत का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है, इंडिया है अंग्रेजी में, और हिंदी में जो है वो क्या है, भारत है। भारत में हम इंडिया को भारत में जो आधिकारिक नाम लिया जाता है इन हमारे देश का आधिकारिक नाम जो है वो क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश का आधिकारिक नाम बताइए, तो आधिकारिक नाम भारत, जो कि किसमें है, हिंदी भाषा में है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है इंडिया। हम सभी जानते हैं इंडिया, और ये किसमें है, अंग्रेजी में। अंग्रेजी भाषा में हमारे देश का नाम इंडिया है। और इंडिया नाम की उत्पत्ति कहां से हुई है, जो ये इंडिया शब्द है इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के काल की ये नदी है सिंधु नदी, जिसका अंग्रेजी नाम क्या है, अंग्रेजी नाम इसका इंडस है। अंग्रेजी नाम इंडस से हुई। हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत है, जो कि हिंदी में लिखा जाता है और हिंदी भाषा में लिखा जाता है, और दूसरा नाम जो है वो इंडिया है, जो कि अंग्रेजी भाषा में हम जानते हैं कि हमारे देश को इंडिया बोलते हैं। और इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो सिंधु नदी का अंग्रेजी नाम इंडस है, और इंडस से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें या प्राचीन काल के रूप में देखें तो हमारे हिंदुस्तान, ये भारत की नाम की उत्पत्ति कहां से हुई, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मनु, हम सब जानते हैं मनु और शत्रुपा, सृष्टि के पहले मानव और नर और नारी थे, मनु और शत्रुपा, उनके वंशज जो ऋषभ देव थे, मनु के वंशज ऋषभ देव के पुत्र, ऋषभ देव, मनु के वंशज जो हुए वो ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र सम्राट भरत के नाम से ली गई है। सम्राट भरत के नाम से भारत देश का नाम पड़ा। भारत देश का नाम
कैसे पढ़ा? प्राचीन या हम ऐतिहासिक कारणों से देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मनु और शत्रुपा जो कि सृष्टि के पहले मानव थे, पहले मानव और नारी थे, नर और नारी, मनु, उनके वंशज थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र सम्राट भरत के नाम से भारत देश के नाम की उत्पत्ति हुई। भारत का अर्थ जो होता है, भारत शब्द जो बना है वो भा और रत दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, भारत का अर्थ, कभी आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आप भारत देश का अर्थ, भारत का अर्थ बताइए या भारत किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उसका आप उसकी व्याख्या कीजिए। तो भारत का अर्थ क्या होता है? आंतरिक प्रकाश। आंतरिक प्रकाश, भारत का अर्थ होता है आंतरिक प्रकाश। तो आप से पूछा जाए अगर इंटरव्यू में कि भारत का अर्थ बताइए, तो अब आप सभी लोग बता सकते हैं कि भारत का अर्थ होता है आंतरिक प्रकाश। भा प्लस रत से मिलकर भारत शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? भारत के जो अन्य नाम हैं वो है भारतवर्ष, सभी जानते हैं, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद, आर्यावर्त, हिंद, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया इत्यादि। ये हमारे भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया इत्यादि, ये हमारे भारत के अन्य नाम हैं। अब देखते हैं हमारे भारत का इतिहास कहां से कहां तक रहा। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि पहला होता है प्राचीन भारत। ये 55,000 वर्ष से पहले का भारत, 55,000 वर्ष पहले का इतिहास। ये एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास कितना पुराना है। तो 55,000 वर्ष के पहले का इतिहास जो है वो प्राचीन भारत है। अगला आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 600 से 1200 के बीच का समय। 600 से 1200 के बीच का समय जो है वो मध्यकालीन भारत है। और अगला प्रारंभिक। आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक आधुनिक भारत और आधुनिक भारत। तो हम लिखेंगे पहले प्रारंभिक आधुनिक भारत। प्रश्न बन सकता है कि मध्यकालीन भारत का समय बताइए, तो 600 से 1200 के बीच। प्राचीन भारत के इतिहास का समय बताइए, तो 55,000 वर्ष के पहले। प्रारंभिक आधुनिक भारत का है समय 17वीं शताब्दी के मध्यकाल। और अगला आधुनिक भारत। 20वीं शताब्दी से अभी तक जो चलता आ रहा है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का जो समय काल रहा, जो चल रहा है वो आधुनिक भारत है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल का समय। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ काल का समय आधुनिक भारत।
भारत के नाम की उत्पत्ति हम सभी जानते हैं कि भारत का आधिकारिक नाम क्या है। भारत, हम बोलते हैं कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, वो हिंदी नाम है। और अंग्रेजी नाम क्या है? अंग्रेजी नाम है इंडिया। इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी, जो जिसका अंग्रेजी नाम इंडस है, और इंडस वैली सभ्यता जो हमारी थी, इंडस वैली से हमारे ली गई है, जो कि इंडस शब्द से इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मनु के वंशज ऋषभ देव के जो पुत्र हुए, ऋषभ देव के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र जो सम्राट मनु थे, सम्राट भरत थे, सॉरी, उनके नाम से भारत की शब्द की उत्पत्ति हुई। भारत का जो अर्थ है वो है आंतरिक प्रकाश। अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं? सभी जानते हैं, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया। और भारत का इतिहास देखें कि हमारा कितना पुराना इतिहास है भारत का, तो वो प्राचीन भारत, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है प्राचीन भारत, 55,000 वर्ष के पहले का समय। मध्यकालीन भारत 600 से 1200 के बीच का समय। प्रारंभिक आधुनिक भारत 17वीं शताब्दी के मध्यकाल का समय। और आधुनिक भारत जो हुआ वो 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। सभी जानते हैं कि पहला कौन सा है? पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। सभी जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? इस समय हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 131 करोड़ हो गई है। जनसंख्या 131 करोड़, 131 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। और पहला जो सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से वो है, सब जानते हैं, चीन, और दूसरा हमारा भारत है। अगला, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है ये, 7वां सबसे बड़ा देश है। पूछा गया भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा, 7वां भौगोलिक दृष्टि से भारत किस नंबर पर है? तो 7वें नंबर पे है। 7वें नंबर पर भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो भारत है। आगे बात करेंगे यहाँ की सरकार के बारे में, भारत की सरकार के बारे में। तो सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो कैसा है? संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा। हमारा देश कैसा है? सभी जानते हैं कि संप्रभु, भारत का संविधान, लिख लेंगे लाइन 1, भारत का संविधान भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, इसको लोकतांत्रिक
गणराज्य घोषित करता है। घोषित करता है। हमारे यहाँ जो है वो जो सरकार हमारा देश चलाती है वो केंद्र और राज्य के स्तर पर चलाती है। हमारा जो देश रन करता है उसकी कार्य व्यवस्था कार्य प्रणाली जो चलाई जाती है वो किस अनुसार चलाई जाती है? केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। सब जानते हैं वर्तमान में हमारे यहाँ कितने, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने आपको बताया भी और इसकी वीडियो भी बनाई गई है कि हमारे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके मुख्यमंत्री राज्यपालों के बारे में भी बता दिया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे यहाँ शासन जो होता है उसके शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं। हमारे यहाँ जो कार्य करने की प्रणाली होती है उसके वो किस अनुसार बांटी गई है? तो उसके 3 प्रमुख अंग हैं, जो कि पहला है न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसमें आता है सर्वोच्च अदालत, उच्च न्यायालय और निचली अदालत। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें। ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में आते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र का प्रमुख होता है। हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। और भारतीय सेना का मुख्य सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय सेना जितने भी हमारी सेना है, आर्मी और नेवी, एयरफोर्स, उसका जो सेना प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल। ये आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। और तीसरा जो आता है शासन के तीसरा जो अंग है वो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। इसको उच्च सदन बोला जाता है और ये निम्न सदन। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताइए, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या
245 और लोकसभा के सदस्य 545। तो हमने देखा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा देश है। जो अभी इस समय की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 131 करोड़। फिर भौगोलिक दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। और यहाँ की जो सरकार है वो कैसी है, यहाँ पे दो प्रकार की सरकार, दो सरकारें जो हैं जो देश का प्रशासन चलाती है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार है। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन के जो यहाँ पे प्रशासन जो कार्य करता है, जिसके द्वारा देश का संचालन किया जाता है, वो 3 उसके अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका में आता है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और निचली अदालत मतलब सिविल कोर्ट, ये हमारे न्यायपालिका में आते हैं। फिर आता है कार्यपालिका, जिसमें आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। फिर आता है व्यवस्थापिका, जिसमें आता है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं और इसमें 245 सदस्य होते हैं, और लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, जिसमें 545 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं भारत की सैन्य शक्ति के बारे में। आशा करते हैं आपने ये सब नोट कर लिया होगा। भारत की सैन्य शक्ति कैसी है, तो भारत में लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं। कहाँ, आर्मी में 13 लाख सक्रिय सैनिकों की एक बड़ी विशाल सेना है हमारे भारत में। भारत की सैन्य शक्ति कैसी है, सैन्य शक्ति लगभग 13 लाख सैनिक, 13 लाख सैनिकों की फौज है यहाँ पे। लगभग 13 लाख सैनिक हमारे जो आर्मी में, भारतीय सेना में है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना हमारे भारत की सेना है। तीसरी सबसे बड़ी सेना हमारी भारतीय सेना जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। यहां पे सशस्त्र सेना मतलब जिनके पास शस्त्र होते हैं, जिनसे लड़ाई में जो प्रयोग किए जाने वाले शस्त्र पाए जाते हैं, सशस्त्र बल बोला जाता है इनको। तो सशस्त्र सेना में इनको विभाजित कौन कौन से में किया गया है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना या इसे जल सेना भी कहा जाता है, नेवी, इंडियन नेवी, नौसेना, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल, तटरक्षक इत्यादि, और सहायक बल, पुलिस, ये सारी चीज सारे हमारे सशस्त्र सेना में पाए जाते हैं। सहायक बल भी लिख लीजिए आप, सहायक बल इत्यादि। ठीक है, ये है सशस्त्र सेना में हमारे यहाँ इतने सारे सैनिक या इतनी इनको विभाजित किया गया है इतने पार्ट्स में। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, अर्धसैनिक बल, तटरक्षक और सहायक बल। यहाँ की बोली या भाषा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 2 आधिकारिक भाषाएं प्रयोग करी जाती हैं। 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। मेन भाषा जो है हिंदी व अंग्रेजी। और इसके अलावा भाषाएं जो प्रयोग की जाती हैं वो हिंदी व अंग्रेजी जो है वो
आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा जो है यहाँ की वो हिंदी और अंग्रेजी है। और यहाँ पर बोलियां जो है वो कितनी है, बोलियां है यहाँ पर 20 और इन दोनों को मिलाकर 22 बोलियां हैं। 20 + 2 22 बोली यहाँ पर बोली जाती है और उन्हें भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। हमारे भारत में 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। फिर देखते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। यहाँ की जो जलवायु है वो 6 प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि पहली है अल्पाइन, दूसरी है आर्द्र उपोष्ण, तीसरा है उष्णकटिबंधीय, नम एवं शुष्क, चौथा उष्ण नम, पांचवा अर्ध शुष्क, और छठवीं जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे लिख देते हैं, छठवीं जो जलवायु है वो शुष्क मरुस्थलीय है। इतने प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय। भारत की सैन्य शक्ति के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 13 लाख सैनिक हैं, जो कि दुनिया की या विश्व की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की सेना मानी जाती है। सशस्त्र सेना में वायुसेना, जल सेना, नौसेना, अर्धसैनिक बल, तट रक्षक, सहायक बल इत्यादि शामिल किए गए हैं। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। और यहाँ की जो बोली है वो 22 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें 20 प्रकार की बोलियां और प्लस ये दो हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर के 22 प्रकार की बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं, जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो कितने प्रकार की पाई जाती है। प्रश्न आ जाए कि भारत की जलवायु कितने प्रकार की है, तो 6 प्रकार की जलवायु है। कौन कौन सी। अल्पाइन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ETH से। आर्द्र उपोष्ण, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CWA से। तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय नम एवं शुष्क, इसको AW से। उष्ण नम AM से। अर्धशुष्क BSH से। और शुष्क मरुस्थलीय BWH से। यहाँ की जलवायु कितने प्रकार की है, तो कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 6 प्रकार की है। और इनके प्रकारों के नाम भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ के ऋतुओं के बारे में। भारत की ऋतुएं। भारत में ये एक सामान्य परिचय है, जिसका विस्तृत वर्णन आपको आगे की क्लासों में दिया जाएगा। तो भारत की जो ऋतु है, तो मौसम विभाग के अनुसार भारत में मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो डिसाइड किया है वो 4 प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर मिलती हैं। किसके अनुसार। मौसम विज्ञान विभाग। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 4 प्रकार की ऋतुएं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जिसमें से पहली कौन सी है, शीत ऋतु, जो कि अभी चल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
विंटर्स शीत ऋतु, जो कि कब से कब तक चलती है, दिसंबर से मार्च तक, दिसंबर से मार्च, और जिसमें दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं। दूसरा आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब जैसे गर्मियां बोलते हैं या समर्स बोलते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु आती है अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल टू जून, और सबसे गर्म जो महीना माना जाता है वो मई का माना जाता है, सबसे गर्म महीना। फिर तीसरा आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जिसे हम क्या बोलते हैं, मानसून भी बोलते हैं वर्षा ऋतु को। तो वर्षा ऋतु कब से कब तक आती है, वो आती है जून से सितंबर तक। जून टू सितंबर ये वर्षा ऋतु हमारे यहाँ पाई जाती है। और अगली आती है शरद ऋतु, जिसे ऑटम बोलते हैं, शरद ऋतु। और ये कब से कब तक होती है, ये होती है अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। जो हमारे यहाँ नवंबर, जो अभी हमारा नवंबर चल रहा है, तो अभी हम किस ऋतु में हैं, हम ऑटम में हैं, हम शरद ऋतु में हैं। यहाँ की संस्कृति और त्योहारों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हर उत्सव को बड़े ही प्रेम और उल्लास के संग मनाया जाता है, बड़े ही भाईचारे के संग मनाया जाता है। चाहे वो हम हिंदुओं के त्योहार मनाएं, चाहे मुस्लिम्स के त्योहार मनाएं, चाहे सिखों के या ईसाइयों के, तो सारे ही त्योहार यहाँ पर हर्षोल्लास के संग मनाए जाते हैं। सभी त्योहार, सभी धर्मों के त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ, ईद उल फितर हुआ, ईद मतलब जैसे ईद बोलते हैं, क्रिसमस हुआ, और गुड फ्राइडे हुआ, क्रिसमस हुआ, ये सारे त्योहार हम यहाँ पर मनाते हैं। और हमारे भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, वो है हॉकी। हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और यहाँ पर संगीत जो होता है, संगीत, नृत्य संगीत, यहाँ पर नृत्य कई प्रकार के, हर प्रदेश के अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं। और यहाँ पर संगीत भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि पहला होता है हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा कर्नाटका संगीत, कर्नाटक का म्यूजिक, कर्नाटक संगीत।